हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टूडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 5 साइंस का सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है यानी ग्रुपिंग करना। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स यानी मटेरियल्स को ग्रुप्स में बांटना। ओके, तो इस चैप्टर में हम इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर करे। सबसे पहले हमने जान लिया कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स का मतलब क्या होता है। यानी सॉर्टिंग मटेरियल्स, इसका मतलब से ही हमें पता चल जाता है कि मटेरियल्स की ग्रुपिंग करने को कहते हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ये वार्म अप दिया है और ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, तो ये हम अगर स्किप भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर भी एक्टिविटी है। ओ, यहाँ से चैप्टर नहीं, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है सॉर्टिंग मटेरियल्स से। ओके, यहाँ पर अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे कोई ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर तो ये एक्टिविटी है, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स। ओके, ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन और सॉर्टिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था सॉर्टिंग का मतलब, तो इसमें दिया है ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी चीज़ को ऐसे डिवाइड करना जो कि उसी की तरह सिमिलर हो, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन या फिर सॉर्टिंग। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह की होती हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश अमंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज, यानी हम कई सारी चीज़ों को ऐसे ही ग्रुप मतलब सॉर्ट कर सकते हैं जो कि उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ हो। ओके, द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हेल्प अस टू क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। यानी इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि यानी किसी भी मटेरियल की हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देख के ये पता कर सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी का है। ओके, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन क्लासिफाई और सॉर्टेड। सॉरी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ मटेरियल्स और उनकी प्रॉपर्टीज। ओके, तो अब देखते हैं। सबसे पहला रफनेस है, दूसरा लस्टर है, तीसरा हार्डनेस है, फिर ट्रांसपेरेंसी, स्टेट, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। यानी कि ये थोड़ा लंबा चैप्टर होने वाला है, लेकिन मैं आपको एक ही वीडियो में इसका पूरा मतलब समझा दूंगा। ओके, तो आप चिंता मत करिए, पार्ट 2 की इसी वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल, यानी अब हम इनकी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, ये देखिए सबका एक एक पैराग्राफ है। हार्डनेस और ये सब दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले आता है रफनेस। द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल कैन बी रफ और स्मूथ, यानी किसी भी मटेरियल की जो अपीयरेंस यानी जो सरफेस होती है वो या तो रफ हो सकती है या तो स्मूथ हो सकती है। जैसे कि आप ये इस पेन को देख सकते हैं, ये अभी अगर मैं इसको ऐसे ऐसे छू रहा हूँ तो ये मुझे सॉफ्ट लग रहा है, यानी स्मूथ लग रहा है, यानी ये रफ नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं। रफ सरफेसेस आर इरेगुलर एंड हार्श टू टच विद विजिबल रिजेस,
यानी रफ सरफेस जो होती है वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्श होती है, यानी खुरदरी होती है और हाथ में छूने में चुभती है। ओके, ऑन द अदर हैंड स्मूथ मटेरियल्स आर सॉफ्ट टू टच, यानी जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हैं, यानी जो ट्री की बार्क है वो कितनी ज़्यादा रफ है यहाँ पर, और जो फ्लावर के पेटल्स ये जो देख रहे हैं आप पत्तियाँ, वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम है। ओके, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था। अब हम आते हैं नीचे लस्टर में। अब लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है कि ऐसे मटेरियल्स जो बहुत ही ज़्यादा शाइन करें, ग्लो करें। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ शाइन प्रेजेंट इन अ मटेरियल, आइटम्स कैन बी ग्रुप्ड एज लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस, यानी ग्रुप की शाइन पर यह डिपेंड करता है कि वो लस्ट्रस मटेरियल है या नॉन लस्ट्रस मटेरियल है। लस्ट्रस मटेरियल यानी जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपके लस्टर मटेरियल है, क्योंकि ये आपको जैसे आप अगर इन पे लाइट मारेंगे टॉर्च की या बल्ब की, तो ये और शाइन करेंगे और ग्लो करेंगे। लेकिन उसी जगह आप अगर वुड पे अगर आप लाइट मारेंगे या टॉर्च की लाइट मारेंगे तो वो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन लस्ट्रस मटेरियल है। ओके, तो लस्टर पूरी तरीके से शाइनिंग पर ही डिपेंड होता है। अब यहाँ पर नॉन लस्ट्रस का पैराग्राफ दिया हुआ है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नॉन लस्ट्रस मटेरियल सच एज वुड एंड पेपर आर डल इन अपीयरेंस, यानी जैसे कि अभी मैं ये जो पेपर बुक का है, इस पर जैसे अभी ये फ़ोन की लाइट पड़ रही है तो अभी ये बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, और अगर इसी जगह मैं किसी वुड को ले लूँ, उस पर लाइट मारूँ, तो वो भी इतना ज़्यादा ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी भी शाइनिंग चीज़ पे हमने ये फ़ोन की लाइट मारी तो वो तुरंत ग्लो करने लगेगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। ओके, चाहे तो आप एल्यूमिनियम फॉयल सबके घर में होती है, तो आप उसको उस पर थोड़ी सी लाइट मारकर देख भी सकते हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। मोस्ट अबंडेंट मटेरियल, ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए नीचे भी आते हैं। ओ सॉरी, मैंने दिखाया नहीं था आपको। हाँ, द मोस्ट abundant metal found in earth crust is aluminium, while iron is the most abundant metal found in the universe, यानी जो दुनिया का सबसे ज़्यादा abundant यानी खुदरा मटेरियल है वो अर्थ का क्या है? क्रस्ट और एल्यूमिनियम, while iron is the most abundant metal found in the universe, यानी जबकि आयरन जो है वो पूरे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा एबंडेंट यानी खुरदरा मटेरियल होता है। ओके, चलिए अब ऊपर आते हैं हार्डनेस पे। हार्डनेस पे चलिए अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। अब हार्डनेस पढ़ते हैं हम। मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस, यानी अब यहाँ पर हार्डनेस की बात हो रही है, यानी मटेरियल एक अपनी हार्डनेस से भी क्लासिफाई हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इस पेन को चाहे जितनी ज़ोर से दबा लूँ, लेकिन ये मतलब ऐसे दबेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। लेकिन अगर इसी जगह मैं आपको कोई सॉफ्ट मटेरियल दूँ, जैसे कि रुकिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो है एक कॉटन है, तो अगर मैं इसको ये जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दबा रहा हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से कंप्रेस हो रही है, यानी ये दब रही है, कम हो रही है। लेकिन अगर उसी जगह मैं इस पेन को चाहे जितनी ज़ोर से दबा लूँ, लेकिन ये नहीं दबेगा। ओके, आपके सामने मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ एक, और इसी जगह अगर हम रुई को करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और दब जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक एग्जांपल था छोटा सा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मटेरियल्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, यानी मटेरियल या तो बहुत हार्ड हो सकते हैं या तो सॉफ्ट हो सकते हैं। ओके, मटेरियल्स सच एज कॉटन एंड फोम विच कैन बी कंप्रेस्ड इजली, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कॉटन का एग्जांपल, ये बहुत ही ज़्यादा अगर आप इसको दबाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से कंप्रेस हो जाएगी, यानी
कम हो जाएगी। ओके, जैसे कि अगर आप इसको अलग भी कर दें तो भी ये हो जाएगी, लेकिन अगर आप पेन को चाहे जितना खींचे, जब तक आप उसको ऐसे तोड़ेंगे नहीं तब तक ये अलग नहीं होगा, क्योंकि ये हार्ड मटेरियल है और ये सॉफ्ट मटेरियल है। दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख ही सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कंप्रेस्ड इजली, हाँ, आर सॉफ्ट मटेरियल्स, यानी ऐसे मटेरियल जो बहुत ही अच्छे से यानी आसानी से कंप्रेस हो जाएं, कम हो जाएं, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। मटेरियल्स लाइक वुड एंड डायमंड विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर हार्ड मटेरियल्स। यानी जैसे कि आप यहाँ पर एक डायमंड बना देख सकते हैं, इसे दबाना नामुमकिन, मतलब नामुमकिन तो नहीं, लेकिन किसी ह्यूमन के लिए ये नामुमकिन के ही बराबर है, क्योंकि कोई भी इसे मतलब ऐसे दबा नहीं सकता हैंड से। जैसे कि मैंने अभी आपको पेन का भी एग्जांपल दिखाया, उसी तरह ये डायमंड भी है। ओके, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं। द 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एज इट इज 100% प्योर गोल्ड। यानी जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल होता है, एज इट इज़ 100% प्योर गोल्ड, यानी जो बहुत ही ज़्यादा प्योर, एकदम ताज़ा ताज़ा प्योर गोल्ड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हेंस गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट मेड विद 100% गोल्ड ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस। यानी गोल्ड मटेरियल यानी कि जैसे ज्वेलरी है आपकी, वो 100% प्योर गोल्ड से इसीलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। एडिशन ऑफ द अदर मटेरियल्स गोल्ड मेक्स इट हार्डर एंड ड्यूरेबल। यानी दूसरे मेटल्स जब गोल्ड पर मिक्स किए जाते हैं तब वो बहुत ही हार्ड हो जाता है और लंबे समय तक चलता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज में, ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। When we look through a glass window, things on the other side are visible. यानी जब भी हम किसी ग्लास विंडो से बाहर देखते हैं तो हमारे लिए बाहर देखना विजिबल यानी देख सकते हैं हम लोग बाहर। ओके, कैन यू लुक थ्रू अ ब्रिक वॉल, यानी क्या आप ब्रिक वॉल से बाहर देख सकते हैं। इसका मतलब हुआ क्या आप वॉल से बाहर देख सकते हैं, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ब्रिक से यानी वो उससे आपको बाहर देखना विजिबल नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, some objects allow light to pass through them completely and do not obstruct our view। हाँ, and do not obstruct our view, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट को अलाउ करें कि वो हमसे आगे जाएं। मतलब ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट आवर व्यू, यानी जो हमारा व्यू भी ख़राब ना करे, कि हमें बाहर देखने में दिक्कत हो, कि हमें अच्छे से दिखाई ना दे और लाइट भी उनसे कम्प्लीटली पास हो, वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर इंस्टेंस ग्लास, एयर एंड वाटर। यानी जो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ग्लास है और एयर है और वाटर है। अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी ये सारे ऑब्जेक्ट्स लाइट को अलाउ करते हैं उनसे पास होने के लिए। ओके, दीज ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब नीचे आते हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड obstruct our view completely. For instance, objects are made up of cement, wood and metals do not allow any light to pass through them. These objects are classified as opaque objects. यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें मतलब लाइट को अलाउ ना करे कि वो इनसे आगे जाए और हमारा व्यू भी ख़राब कर देते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल मैं आपको क्या दूं, जैसे एयर यहाँ पर मौजूद है सबके पास। ओके, तो ये तो हो गई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एयर से आपको दिखाई दे रहा है बुक में, वो आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही।
तो ओपेक का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्यूब, अगर मैं इस क्यूब को इस पैराग्राफ के ऐसे ऊपर रख दूं तो आपको क्या नीचे का दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये लाइट को अलाउ नहीं कर रहा है कि वो उसके पास, मतलब उससे आगे जाए। जैसे कि मैंने इसको कैमरे के सामने ऐसे रख दिया तो भी आपको नीचे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा इस पैराग्राफ के ऊपर का, लेकिन अगर मैंने इसे हटा दिया तो आपको सब दिखाई दे रहा है। ओके, इसी तरह इस पेन का कैप, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने इसको इस लाइन के ऊपर ऐसे रख दिया तो ये छुप गया, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे हटा दूं तो आपको तो सब दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसी तरह कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते लाइट को। अब आगे पढ़ते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्टिशियली, फॉर इंस्टेंस printed or colored glass and oil paper do not allow light to pass through them completely. Okay, these objects are classified as translucent object. चलिए इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ठंडी में देखते होंगे फॉग, जैसे कि आप जैसे बाहर जाते होंगे तो आपको सामने का बस थोड़ा थोड़ा दिखता होगा, लेकिन धुंधला सा दिखता होगा, लेकिन बाकी एकदम कंप्लीट जैसे कि आपको गर्मी में दिखता है उस तरह नहीं दिखता होगा जब बाहर फॉग होता है। तो वो हो जाता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पास तो होने दें लेकिन बहुत कम, ओके, कंप्लीटली ना होने दें। ओके, अब नीचे आते हैं फिजिकल स्टेट। वी हैव स्टडीड अर्लियर और मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर, यानी हमें पहले से पता है कि हमारी जितने भी मटेरियल्स हैं दुनिया के, वो सारे किससे बने होते हैं? मैटर से बने होते हैं। ओके, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को भी घेरे और उसके अंदर मास भी हो, वेट भी हो, उसे कहते हैं हम क्या? मैटर। ओके, एटम्स आर द बेसिक पार्टिकल्स फ्रॉम विच मैटर इज मेड अप ऑफ, यानी एटम्स ही वो एक ऐसी चीज है जिनसे मैटर बना होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी एटम्स ही वो एक ऐसी चीज है, यानी बेसिक चीज है जो जिससे क्या बनता है? मैटर बनता है। ओके, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी मैटर जो होता है वो आपकी 3 स्टेट्स में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब नीचे पढ़ते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स, नहीं, द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, यानी जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, यानी सॉलिड के पास एक डिफाइनाइट शेप भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। एंड आर इनकम्प्रेसिबल, यानी जैसे ये एक सॉलिड का पेन बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसको कंप्रेसिबल का मतलब तो आपको पता ही होगा कि वो कम नहीं हो सकते, अगर मैं, हाँ, मतलब दबते नहीं है। ओके, फॉर इंस्टेंस अ ब्लॉक ऑफ वुड और अ बुक, यानी बुक या फिर वुड आपका एग्जाम्पल है किसका? सॉलिड का। अब आते हैं लिक्विड में। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड, लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप, यानी लिक्विड के पास सॉलिड की तरह उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड तो नहीं होते हैं, लेकिन उसके पास डेफिनाइट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होता। उसको आप चाहे किसी भी चीज़ में डाल देंगे, जैसे बॉटल में डाल देंगे या फिर ग्लास में डाल देंगे, तो वो उसी का शेप ले लेता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। दे टेक अप शेप ऑफ अ कंटेनर दैट होल्ड्स देम, फॉर इंस्टेंस वाटर और मिल्क, यानी मिल्क जैसे कि आप ग्लास में पीते होंगे तो आप देखते होंगे कि ग्लास का ही शेप वो ले लेता है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं और अगर आप बॉटल में भी डालते हैं तो वो उसी का शेप ले लेता है। ओके, अगर आप वाटर को फ्रीज करेंगे फ्रीजर में डाल के, तो तब अगर वो पूरा फ्रीज हो गया तब आप देखेंगे कि वो बिल्कुल उसी शेप का बना होगा जिस शेप में
क्या बनता है, मतलब जिस तरह का ग्लास होता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ वी pour water in a tumbler or a cup, it will take the shape of the container। यानी अगर किसी भी कप में या किसी टम्बलर में हम वाटर को डालेंगे तो वो उसी का ही शेप ले लेगा। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी लिक्विड्स जितने भी होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते। ओके, द पार्टिकल, अब आते हैं गैस में। द पार्टिकल्स इन गैस आर लूजली पैक्ड, यानी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, यानी बहुत दूर दूर। ओके, दे डोंट हैव एनी डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, यानी उनके पास कोई भी शेप नहीं होता है और उनके पास कोई भी वो वॉल्यूम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इन अ गैस दैट वी ब्रेथ एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस दैट वी ब्रेथ आउट। यानी ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन जो कि हम सांस लेते हैं तब आती है हमारे अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से चली जाती है जब हम ब्रीथ आउट कर देते हैं। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। गैसेस आर, सॉरी फ्रेंड्स, गैसेस अनलाइक लिक्विड एंड सॉलिड्स आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी गैस बहुत ही ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ओके, अब नीचे आते हैं सॉल्युबिलिटी में। यहाँ तो एक्टिविटी दी गई है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी आगे दिया होगा, चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले आप एक जादू देखिए। बूम, नया पेन आ गया हमारे पास। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन फिर भी ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। और सॉल्युबिलिटी यहीं से ही है। अगर हम लोग अगले पेज से पढ़ेंगे इसको तो हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। ओके, तो चलिए पहले हम लोग यहीं का पढ़ लेते हैं सारी एक्टिविटी और फिर आगे बढ़ते हैं। टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी आपको 2 पानी से भरे ग्लास लेना है। आपको बता दूं ये एक एक्टिविटी है और इसको आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि आपको मैं यहीं पर ही सॉल्युबिलिटी का मेन पॉइंट बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। आपको 2 ग्लास पानी के भरे हुए लेने हैं। ऐड सम शुगर इन 1 ग्लास एंड क्यूमिन सीड्स इन अदर, यानी एक ग्लास में आपको शुगर डालना है और दूसरे ग्लास में आपको क्यूमिन सीड्स डालना है। ओके, यानी बीज डालना है। ओके, स्टिर द वाटर विद द हेल्प ऑफ अ स्पून, यानी आपको फिर वाटर को ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाना, मतलब मिलाना है, मिक्स करना है चम्मच से। ओके, यू मे ऑब्जर्व दैट द स्टीरिंग शुगर डिसअपियर फ्रॉम द ग्लास ऑफ वाटर, यानी जब हम लोग मिला रहे हैं तब शुगर अपने आप धीरे 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 डिसअपियर हो रही है, यानी गायब हो रही है। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसे एक मिनट, इनका कैमरा थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा मुझे। हाँ, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। While cumin seeds have settled down, यानी इसका मतलब हुआ कि शुगर तो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, लेकिन जो क्यूमिन सीड्स हैं वो आपके धीरे धीरे नीचे ही बैठ रहे हैं। ओके, तो अब चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस हैपन्स, सॉरी मैंने वीडियो पॉज किया था, एक्चुअली मुझे प्यास लगी थी, पानी पीना था। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेटल डाउन, यानी वो नीचे बैठ जाते हैं। कौन, क्यूमिन सीड्स, यानी जो बीज होते हैं। दिस हैपन्स एज डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी अलग अलग मटेरियल्स के पास अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है वाटर की, कि वो मतलब पूरे डिसअपियर हो जाए, कि एकदम उसमें घुल जाए, या फिर वो एक ही तरह रहें, बस वो नीचे बैठ जाए। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। मटेरियल सच एज शुगर गेट्स कम्प्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी जो शुगर के जैसे मटेरियल्स होते हैं, यानी पाउडर वाले, वो पानी में घुल जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि
पाउडर के तरह होते हुए भी वो पानी में नहीं घुलते हैं, जो कि हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ में। ओके, मैंने मार्क भी कर दिया है। अब पहले हम लोग यहाँ का पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ का पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, हाँ, डिसॉल्व्ड है शुगर। हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज सॉल्यूबल मटेरियल्स, यानी जो पानी में घुल जाएं उन मटेरियल्स को कहते हैं हम सॉल्यूबल मटेरियल्स। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूबल मटेरियल्स आर सॉल्ट एंड विनेगर, यानी जो दूसरे एग्जाम्पल हैं, शुगर तो पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा, कहाँ है ये शुगर, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये। ओके, some gases like carbon dioxide and oxygen are soluble in water, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारी और जो ऑक्सीजन होती है वो भी पानी में मिल जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे मटेरियल जो पानी में नहीं घुलते, जो कि मैंने अभी आपको बताया था इसमें, कि हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। मटेरियल्स सच एज क्यूमिन सीड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, यानी क्यूमिन सीड जैसे मटेरियल पानी में नहीं घुलते हैं। ओके, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज इनसॉल्यूबल मटेरियल्स, यानी यहाँ पर सॉल्यूबल मटेरियल्स था, अब यहाँ पर इनसॉल्यूबल मटेरियल्स हो जाएगा। ओके, यानी जो मटेरियल्स पानी में ना घुले कंप्लीटली उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्यूबल मटेरियल्स, और जो घुल जाते हैं उन्हें कहते हैं सॉल्यूबल मटेरियल्स। ओके फ्रेंड्स, dust, chalk powder and sand and pepper are some examples of insoluble substances. डस्ट और जो चौक की पाउडर होती है, अगर मतलब चौक को हम लोग पीस लें और उसको अगर हम पानी में घोलें तो वो भी नहीं घुलेगी, वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी लेकिन वो घुलेगी नहीं। इसी तरह डस्ट भी होती है, सैंड भी होती है और पेपर भी होता है। ओके, वो आपको किचन में अवेलेबल हो जाएगा, आप चाहें तो मम्मी से मांग कर थोड़ा सा कर भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी ये सारे एग्जांपल हैं किसके, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के। अब हम पढ़ते हैं डेंसिटी, फ्लोट और सिंक। यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर तो एक्टिविटी है, इसको आप रहने दीजिए। अब हम ऊपर पढ़ते हैं। एक मिनट में थोड़ा कैमरा को सेट कर लूँ। तो चलिए अब डेस्टिनी, फ्लोट और सिंक पढ़ते हैं। ओके, सम मटेरियल्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हाइल अदर्स सिंक, यानी कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो पानी की ऊपरी सतह पर, यानी ऊपरी सरफेस पर कहाँ तैरने लगते हैं, कहाँ पे, पानी की ऊपरी सरफेस पर। ओके फ्रेंड्स, while others sink, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर बिल्कुल डूब जाएं। चलिए आगे पढ़ते हैं। This property of materials to float in water are called flotation, यानी मटेरियल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जो पानी के ऊपर तैरने लगे, यानी ऐसे मटेरियल जो पानी के ऊपर तैरने लगे, उस मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी उसे कहते हैं क्या, फ्लोटेशन। अब मटेरियल सच एज वुड, प्लास्टिक एंड रबर कैन फ्लोट ऑन द वाटर, यानी वुड, प्लास्टिक एंड रबर जो हमारी होती है वो पानी के ऊपर तैर सकती है, वो पानी में नहीं डूबती क्योंकि उनका वेट उतना ज़्यादा नहीं होता है। मटेरियल्स सच एज मेटल्स एंड स्टोन्स डू नॉट फ्लोट एंड सिंक इन वाटर, यानी और जैसे स्टोन हो गया हमारा और मेटल हो गया, ये सब भारी प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी अगर इसी जगह आप खाली बॉटल पानी की किसी टब में डालेंगे तो वो नहीं डूबेगी, लेकिन अगर आप उस खाली बॉटल में पानी भर कर डालेंगे तो वो तुरंत डूब जाएगी क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया पहले के मुताबिक। ओके, तो ये था इसका कंसेप्ट। बाकी आपकी बुक में जो दिया हो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
अब पढ़ते हैं नीचे, कंडक्शन ऑफ हीट। ओके, चलिए कंडक्शन ऑफ हीट भी पढ़ते हैं। मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी टू कंडक्ट हीट। यानी मटेरियल्स ऐसे भी कैटेगराइज्ड हो सकते हैं उनके किस पे, कंडक्शन ऑफ हीट के बेसिस पर। कैसे, जैसे आगे हम पढ़ते हैं, डिड यू एवर ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स विद देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। अब आपसे एक सवाल है मेरा, क्योंकि अब जैसे आप किसी किचन में गए, अपने किचन में गए, तो अगर आप कुकर वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पे कुकर की पूरी बॉडी तो उसकी मेटल से या एल्यूमिनियम से, इस तरह के मेटल्स से बनी होगी, लेकिन उसका हैंडल जो होता है वो हार्ड प्लास्टिक या फिर वुड का ही क्यों बना रहता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब एल्यूमिनियम या कोई भी मेटल की ऐसी चीज़ जो फायर यानी आग में रखने से गर्म हो जाए, तब तो उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कंडक्ट करती हैं किसको? हीट को। यानी वो हीट को कंडक्ट करती यानी फैला देती हैं। ओके, लेकिन इसी जगह अगर आप किसी वुड पर आग लगा देंगे तो वो नहीं फैलाएगा उतनी हीट। ओके, तो यही होता है कंडक्शन ऑफ हीट। अब चलिए इसको इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन चलिए फिर भी, the reason for this is the metals get heated up easily। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेटल्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और उनकी गर्माहट पूरी बॉडी में फैला देते हैं कुकर की। ओके, एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी मेटल जो होते हैं वो मतलब गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के। कंडक्टर मतलब क्या होता है? कंडक्टर मतलब होता है कि मटेरियल्स दैट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी हम आगे पढ़ेंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन पहले अभी हम हीट पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। हाँ, हेंस फूड कैन बी कुक्ड इजली एंड इन देम। यानी इसीलिए खाना अच्छे से पक जाता है क्योंकि वो मेटल की कढ़ाई में या कुकर में किसी में भी बनता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, मटेरियल सच एज प्लास्टिक और वुड डू नॉट ट्रांसफर हीट इजली। यानी मेटल और प्लास्टिक जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा ईजली किसको? हीट को ट्रांसफ़र एक से दूसरी जगह पर नहीं कर पाते हैं। ओके, यही एक कारण है कि वो मतलब पूरे जैसे जो बर्तन होते हैं वो लकड़ी के नहीं बने होते, वो सब मेटल के बने होते हैं। ओके, थस इट इज सेफर टू होल्ड यूटेंसिल्स बाय अ हैंडल मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। यानी वो हमारे लिए आसान भी हो जाता है क्योंकि जब यूटेंसिल्स यानी बर्तन जो है वो पूरे लोहे के बने रहेंगे, उनका हैंडल भी, तब क्या होगा कि हम उनको अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनका हैंडल भी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। ओके, और हम ज़्यादा गर्म चीज़ अपने हाथों से नहीं पकड़ सकते, और इसीलिए कभी भी कुकर को या हैंडल किसी भी चीज़ में हो जो कि गैस पर उसमें खाना बनाया जा सके, उस पर कोई कभी भी वो एल्यूमिनियम या फिर किसी भी मेटल का प्रयोग नहीं होता है, केवल उसके हैंडल पे। उसमें केवल वुड या फिर हार्ड प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता है। अब चलिए आगे आते हैं हम, अब इंसर्टर्स के बारे में भी पढ़ लें। मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी ऐसे मटेरियल जो हीट को अलाउ करें टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड व्हाट? कंडक्टर्स ऑफ हीट।
Materials that do not allow heat to flow through them are called insulters of heat. यानी ऐसे मटेरियल जो हीट को ना अलाउ करें कि वो उनसे पास हो, जैसे कि हार्ड प्लास्टिक और वुड, वो होते हैं क्या? इंसल्टर्स ऑफ हीट. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. अब आता है कंडक्शन ऑफ हीट. इसके बाद मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, फिर उसके बाद चैप्टर फिनिश. चलिए आगे पढ़ते हैं. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द वायर्स आर मेड ऑफ वेरियस मेटल्स विच कंडक्ट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी. यानी कुछ नहीं बल्कि सारी वायर्स ऐसी होती हैं, ऐसे मेटल से बनाई जाती हैं जो एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने में इलेक्ट्रिसिटी को मदद करे. जैसे ये एक वायर है, तो अगर करंट यहाँ से पास होगा तो कोई भी मेटल की तार होती है वो यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाएगा. लेकिन अगर उसी जगह किसी लकड़ी की तार हुई, कोई पतली सी लकड़ी हुई, उसमें करंट इसी जगह, यानी जो करंट होता है इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट इसी जगह रुका रहेगा, वो यहाँ से ट्रांसफ़र ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अपोजिट साइड, यानी इंसल्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे इंसल्टर्स ऑफ हीट था वैसे ही वो इंसल्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी ऐसे मटेरियल जो करंट को अलाउ करे टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉर एग्जाम्पल मेटल लाइक कॉपर. सॉरी फ्रेंड्स, वो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे लाइनिंग कैसे आ गई. वो मैंने एक पूरा वीडियो अच्छे से बना लिया था, लेकिन वो अपने जो मेन फ़ोन है जिस पे मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, उस पे डालते वक्त वो डिलीट हो गया है, इसलिए वो दोबारा नहीं जा रहा है. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इसलिए चलिए हम फिर से पढ़ते हैं. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब यहाँ से पढ़ते हैं. द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ ना करे कि वो उससे पास हो, उन्हें हम कहते हैं क्या? इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स लाइक वुड, पेपर, रबर एंड प्लास्टिक. यानी कि ये वुड, पेपर, प्लास्टिक और रबर एग्जाम्पल्स हैं जो कि करंट को उनसे फ्लो नहीं होने देते हैं. ये सब क्या है? इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का और इस चैप्टर का. अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन. Metals like iron and cobalt have ability to get attracted to a magnet. यानी एक आयरन और एक कोबाल्ट में ये एबिलिटी होती है कि वो किससे? मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिक अट्रैक्शन. यानी मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या? मैग्नेटिक अट्रैक्शन. जैसे एक मटेरियल है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनमें से एक होती है मैग्नेटिक अट्रैक्शन, जो कि आयरन और कोबाल्ट में पाई जाती है. तो आयरन और कोबाल्ट की इस प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक अट्रैक्शन. ऑब्जेक्ट्स लाइक वुड एंड स्टोन डज नॉट हैव मैग्नेटिक अट्रैक्शन. यानी जो वुड जैसे हो गया हमारा और स्टोन हो गया, उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएं. ओके, तो यहाँ पर इसके कुछ की टर्म्स दिए गए हैं. यहाँ पर सॉर्टिंग का मतलब है, लस्टर का मतलब है ट्रांसपेरेंट, ओपैक, ट्रांसल्यूशन, फ्लोटेशन, डेंसिटी निकल गया. डेंसिटी, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स. इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. वैसे तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इससे, क्योंकि
मुझे भी ये चैप्टर इसी से ही याद हुआ था, तो आप चाहेंगे तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपने अभी तक कर लिया होगा। अब हम मिलेंगे साइंस के नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा चेंजेस अराउंड अस। और फिलहाल तो हम आपको टाटा बोलेंगे और कुछ दिनों बाद मिलेंगे कोई मैथ्स या इंग्लिश के टॉपिक के साथ। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय।